अगला टॉपिक है वेपर प्रेशर। क्या होता है वेपर प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज वेपर प्रेशर। मीन्स जब हम किसी क्लोज कंटेनर में लिक्विड को गर्म करते हैं तो लिक्विड वेपराइज होकर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो लिक्विड के वेपर में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। और जब ये वेपर कंटेनर की वॉल से टकराती हैं तो ये कंडेंस होकर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। और ये वेपराइजेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस क्या होती है? साइमल्टेनियसली चलती रहती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना और वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना, दोनों ही प्रोसेस क्या होती हैं? रुक जाती हैं। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब अचीव होती है? जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों ही प्रोसेस क्या होंगी? स्टॉप हो जाएंगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ वेपराइजेशन बराबर हो जाएगी किसके? रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो जब रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाती है उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। तो इसी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर लिक्विड की वेपर्स जो प्रेशर लिक्विड की सरफेस पर लगाती है उसी को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर लिक्विड की जो वेपर्स हैं वो लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगाती हैं वो क्या कहलाती है? वेपर प्रेशर। क्लियर? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। ऐसे लिक्विड जिनके मॉलिक्यूल के बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल लिक्विड मतलब ऐसे लिक्विड जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएं। तो जो लिक्विड ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं वो ज्यादा वेपर फॉर्म करेंगे और ज्यादा वेपर बनेगी तो उनका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? लिक्विड हैविंग वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीक इंटरमॉलिक्यूलर forces between their molecules are more volatile and have more vapor pressure। ओके यानी ऐसे लिक्विड जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो इजीली क्या होंगे? वॉलेटाइल हो जाएंगे। वॉलेटाइल मतलब वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके। सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड में मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है, जिससे मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा वेपर का फॉर्मेशन होने लगता है। ज्यादा वेपर बनेगी, लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड increase with increase in temperature। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा वेपर्स का फॉर्मेशन होगा और ज्यादा वेपर बनेगी तो क्या होगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। क्लियर?
वेपर प्रेशर पे किस तरह का क्वेश्चन आता है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेपर प्रेशर। पहला है पेट्रोल, दूसरा इथेनॉल और तीसरा क्या है वाटर। तो हमें क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेपर प्रेशर। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, जिसमें सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी। इन तीनों में सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, उस लिक्विड में जिसमें सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी। तो हमें पता है पेट्रोल क्या होता है, इजीली वेपराइज हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होती है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है। तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, पेट्रोल का होगा। उसके बाद क्या होगा, इथेनॉल। और सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में किसमें होगा, वाटर में। तो सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा, वाटर का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर होगा पेट्रोल का, फिर इथेनॉल का, देन वाटर। क्लियर। टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला है राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट और दूसरा है राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे जो है राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है, ऐसा सॉल्यूट जो कि इजीली वेपोराइज हो जाता है, मतलब जिसकी वेपर्स आसानी से बन जाती हैं। जब हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, एक सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट। तो जब हम वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही वेपोराइज होंगे और दोनों की ही क्या होगी, वेपर्स का फॉर्मेशन होगा। जब दोनों की वेपर्स फॉर्म होगी तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की वेपर्स सॉल्यूशन की सरफेस पर वेपर प्रेशर लगाएंगी। वेपर प्रेशर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखते हैं। इन अ सॉल्यूशन which contain volatile solute, the vapor pressure of any component at a given temperature is equal to the multiplication of vapor pressure of component in pure state and mole fraction of that component in the solution. Means किसी ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें दो वॉलेटाइल कंपोनेंट हैं तो उसमें किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट है, एक तो कंपोनेंट ए को हम सॉल्वेंट मान लेते हैं और कंपोनेंट बी को सॉल्यूट। तो कंपोनेंट ए के लिए वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू काई ए। ये हमारी इक्वेशन 1। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट, और काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। इसी तरह से कंपोनेंट बी के लिए वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू काई बी, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। क्लियर। अकॉर्डिंग टू Dalton's law of partial pressure, किसी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर यानी क्या होगा, पीटी या पीएस, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो किसी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर उसमें प्रेजेंट सभी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर का सम होता है। तो पी टोटल को हम कैसे लिख सकते हैं, पी टोटल बराबर होगा पी ए प्लस पी बी। ये है हमारी इक्वेशन 3। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रखें तो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी, पी टी इक्वल्स टू पी ए क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी क्या है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1 के। तो एक्स ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स ए की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो पी टोटल क्या हो जाएगा, पी टोटल बराबर पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू
एक्स बी और पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो फाइनली इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी टी बराबर पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ये इक्वेशन किसके लिए हो जाएगी, राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये हो गई इक्वेशन 4। इस इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं, पी टी इक्वल्स टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए। ये इसकी दूसरी इक्वेशन है, ये हो जाएगी इक्वेशन 5। क्लियर। राउल्ट्स लॉ का सेकंड पार्ट है राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है, जो वेपोराइज नहीं होता। जब ये वेपोराइज नहीं होगा तो ये लिक्विड की सरफेस पर किसी भी तरह का कोई वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। अगर ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूट के लिए वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। जब हम सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं या डिसॉल्व करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कुछ कमी आती है, जिसे हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। तो राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन है द रिलेटिव लोअरिंग in vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute which is non volatile। मतलब जब सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल होता है तब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। वी नो दैट फॉर बाइनरी सॉल्यूशन टोटल प्रेशर या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पीबी। पीबी और पीए क्या है, पीए है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और पीबी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट तो क्या हो जाएगा, 0। तो पी टोटल किसके बराबर हो जाएगा, पी ए। और पी ए किसके बराबर होता है, पी नॉट ए काई ए। हम जानते हैं कि काई ए प्लस काई बी इसके बराबर है 1। तो काई ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस काई बी। काई ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने पर पी टोटल किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए 1 माइनस काई बी और पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी। और काई बी बराबर हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए। पी टी को हम और क्या लिख सकते हैं, पी एस। तो ये इक्वेशन हो जाएगी काई बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। तो ये इक्वेशन है राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वेयर पी नॉट ए माइनस पी एस क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए बराबर किसके है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन देखते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मीथेनॉल आर 44.5 mmHg and 88.7 mmHg respectively. A solution is prepared by mixing 60 gram of ethanol and 40 gram of methanol. Calculate the vapor pressure of solution. क्या पूछा गया है इसमें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
और क्या क्या गिवन है? गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिए हम क्या लेंगे? WB। कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? WA। कितना दिया है? 60 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि MB कितना है? सॉल्यूट क्या है? मीथेनॉल, और मीथेनॉल का मोलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट MA कितना है? इथेनॉल का मोलर मास होता है 46 ग्राम पर मोल। और हमें क्या दिया है? मीथेनॉल और इथेनॉल का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट दिया है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट यानी कि P0B कितना दिया है? इथेनॉल का वेपर प्रेशर है 88.7 mmHg और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट P0A कितना दिया है? 44.5 mmHg। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? PS यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमें डेटा दिया है जिसके थ्रू हमें क्या निकालना है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? PS या P टोटल इक्वल्स टू P0A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P0B एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B। दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद हम फिर उन नंबर ऑफ मोल्स हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम कैलकुलेट करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास क्या दिया है? 40 एंड मोलर मास कितना है? 32। 40 अपॉन 32 इसे कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा 1.25। और Na यानी सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? मास है 60 और मोलर मास है 46। इसे कैलकुलेट करेंगे, आंसर कितना आएगा? 1.3। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए। अब हम कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स मीन्स Na प्लस Nb। Nb की वैल्यू कितनी है? 1.25 और Na की वैल्यू है 1.3 प्लस 1.25। इसे कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा 0.49। तो किसी सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? 1 के। तो XB की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.49। मोल फ्रैक्शन A के कितने आएंगे? 1 माइनस 0.49, आंसर कितना आएगा? 0.51। अब इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो PS बराबर कितना हो जाएगा? P0A की वैल्यू कितनी है? 44.5 इंटू 0.51 प्लस P0B की वैल्यू कितनी है? 88.7 इंटू 0.49। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 22.7 प्लस 43.46 और टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 66.16 mmHg। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन विच ओबे
राउट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। मीन्स किसी भी कंसंट्रेशन पर जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करता है उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल होंगे बेंजीन एंड टॉलिन और एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन और ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन। अगर हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, फर्स्ट जो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दे मस्ट फॉलो राउट्स लॉ। ओके, सेकंड है देयर शुड बी नो चेंज in the magnitude of force of attraction on mixing। जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं, A2 प्लस B2 से क्या बन रहा है, ट्वाइस AB। A2 क्या है, सॉल्वेंट, और B2 क्या है, सॉल्यूट, तो AB क्या होगा, सॉल्यूशन। तो जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो जो इंटरेक्शन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ था या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ था, वही इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में होना चाहिए। इस तरह से जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है डेल्टा V मिक्सिंग क्या होनी चाहिए, जीरो। मींस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करने पर किसी भी तरह के वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए। वॉल्यूम में चेंज जीरो का क्या मतलब है, ना तो एक्सपेंशन होगा ना कॉन्ट्रैक्शन। फोर्थ पॉइंट है डेल्टा H मिक्सिंग क्या होनी चाहिए, जीरो। मींस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करने पर एंथैल्पी चेंज जीरो आना चाहिए, मतलब ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना रिलीज। और इस तरह के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा PS क्या हो जाएगा, सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। क्लियर। अगला टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। मींस जैसे अभी आइडियल सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन वही होना चाहिए जैसा इंटरेक्शन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में था। पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से डिफरेंट होता है। तो जब इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होगा तो हम इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल्स टू जीरो। दूसरा डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल्स टू जीरो। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नॉट इक्वल्स टू किसकी हो जाएगा, PA प्लस PB। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। क्या होता है ये, द सॉल्यूशन in which solute-solvent interaction are weaker than solute-solute and solvent-solvent interaction. इस तरह का सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन वीक होगा
जब ये इंटरेक्शन वीक होगा तो इनकी वेपर ज्यादा बनेंगी, जिससे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा इन कंपैरिजन टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। तो हम क्या कह सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन तब शो करेगा जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो ऐसा कब होगा, जब पी ए ग्रेटर होगा पी नॉट ए इंटू काई ए और पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू काई बी। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, यहां क्या हो रहा होगा, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। और थर्ड पॉइंट होगा डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 मीन्स डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव, क्या मतलब है, ये कैसा होगा, एंडोथर्मिक। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स क्या होंगे, पहला एग्जांपल है एसीटोन प्लस कार्बन डाई सल्फाइड, दूसरा है एसीटोन प्लस बेंजीन, तीसरा एग्जांपल है एसीटोन प्लस इथेनॉल, नेक्स्ट हेक्सेन प्लस इथेनॉल। ये एग्जांपल है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट टाइप है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। क्या होता है ये, द सॉल्यूशन विच हैव स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मतलब कोई सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन तब शो करता है जब सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा इन कंपैरिजन टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के। ओके, और जब सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के सम से कम रहेगा, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा तो उनकी वेपर्स कम बनेंगी, और जब कम बनेंगी तो उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी, फर्स्ट होगी पीएस लेस देन हो जाएगा पीए प्लस पीबी के, और ये कब होगा, जब पीए लेस देन होगा पी नॉट ए काई ए और पीबी लेस देन होगा पी नॉट ए काई बी के। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, लेस देन 0। लेस देन 0 कब होगा डेल्टा वी मिक्सिंग, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा इन वॉल्यूम। थर्ड पॉइंट हो जाएगा डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब है ये कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, इसका पहला एग्जांपल है वाटर प्लस फॉर्मिक एसिड एंड वाटर प्लस एसिटिक एसिड और वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म प्लस डाईमिथाइल ईथर। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं।